आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यह एक हाइपोथेटिकल कर्व है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को, चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना है बाय ग्राफ, बाय मैपिंग। तो उसके लिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक हाइपोथेटिकल कर्व है जिससे हम लोग जो है चार्ज की प्रॉपर्टी को, चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो प्रॉपर्टी सेटअप होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली बाय मैपिंग। अगर किसी चीज़ को मैपिंग से दिखाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को अगर मैपिंग से दिखाना है तो वह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना, दिखाना है तो किससे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के माध्यम से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? यह एक हाइपोथेटिकल कर्व। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल कंटिन्यूअस कर्व रिप्रेजेंट पिक्टोरियली मैपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड around the configuration of charges। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस के वजह से, उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या है? हाइपोथेटिकल कंटिन्यूअस कर्व है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह एक कंटिन्यूअस कर्व है, ये कहीं ब्रेक नहीं करता। क्यों नहीं ब्रेक करता है? क्योंकि कोई भी चार्ज अगर रखेंगे तो चार्ज जहाँ रखेंगे वहाँ से फील्ड स्टार्ट होगा और कहाँ तक वो फील्ड जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक वो फील्ड जाएगा। तो अप टू इन्फिनिटी तक अगर फील्ड हमको दिखाना है, कहीं फील्ड डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो लाइन होगा वह भी तो कंटिन्यूअस होगा, इसलिए कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अब लिखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सम property for electric field इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस represent electric field in a space। The tangent drawing on electric field lines, the tangent drawing on electric field lines represent direction of
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at that ठीक है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कंटिन्यूअस कर्व है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस में उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। द टेंजेंट ड्राइंग, अगर हम टेंजेंट क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट जो ड्रॉ कीजिएगा उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट रबर की तरह होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह का कर्व नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा कर्व नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो स्ट्रेट रबर की तरह होगा, कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब हमको इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस एरो डाला ना, एरो के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखना फील्ड का, यहाँ टेंजेंट डाल देंगे। P1 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज P1, P2 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, समझ गया। The tangent drawing on resultant electric field. The two electric field lines are can never cross each, या नेवर कट ईच अदर कर सकते हैं, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका वजह क्या है? अगर मान लो कि फील्ड लाइंस, मान लो एक फील्ड लाइंस दूसरे फील्ड लाइंस को क्रॉस कर गया, तो एक पॉइंट पर जो है, अब हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट इस कर्व के ऊपर और एक टेंजेंट इस कर्व के ऊपर। इसका मतलब एक पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, जबकि एक पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए दो फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अभी क्या लिखा है इसके ऊपर में, पहला कि टेंजेंट ड्राइंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तब तो हम यहाँ अगर दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर देता है, दो फील्ड लाइंस कट कर देता है, तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा, दूसरा इधर हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? अरे एक पॉइंट पर तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन हो नहीं सकता, इसलिए कभी कट नहीं करेगा, ठीक है, नेवर। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always form never
form closed loop, never form closed loop in conservative electrostatic field. किसमें? कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझ गया? अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उस कंजर्वेटिव फील्ड में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म एक क्लोज लूप, कभी नहीं बनाएगा। मन ऐसा कभी नहीं बन सकता। जैसे किसी चार्ज के चलते जो फील्ड सेटअप होता है वह जो है कंजर्वेटिव लिखाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रल फोर्स के साथ साथ कंजर्वेटिव फील्ड भी है ना। कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स नहीं, जैसे पुलअप्स लॉक पे दो चार्ज में लगने वाला फोर्स क्या? कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप इन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्योंकि हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर का भी होता है। पढ़ाएंगे कि अगर टाइम वेरिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, वह इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है पॉइंट चार्ज चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है उससे अलग होता है। चार्ज बॉडी चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उससे अलग होता है, वह नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, यहाँ चार्ज बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, पॉइंट चार्ज चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वह कंजर्वेटिव नेचर का होगा। सेंट्रल फोर्स सेंट्रल फील्ड होगा। तो ये ऐसे फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसलिए लिखा है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड सेंट्रल फील्ड भी है, साथ साथ कंजर्वेटिव फील्ड भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, F क्रॉस R हमेशा क्या होता है? 0 होता है। चलिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा फील्ड लाइंस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। नॉट समझ गया? ऐसा फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं। चौथा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर started from positive charge and end at negative charge। और कहाँ end कर जाता है? नेगेटिव चार्ज। if single positive charge H, if single positive charge H placed in medium, then field lines are originate from positive charge and end to infinity and end at infinity। एंड कहाँ करेगा?
इंफिनिटी पर चलेगा। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव, कोई से स्टार्ट होगा, कोई एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, और इन क्या कर जाएगा, इसका मतलब प्लस रखा हुआ है, माइनस रखा हुआ, तो प्लस से स्टार्ट होगा, माइनस में जाके एंड कर जाएगा। ठीक है। इफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ मीडियम में, देन फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड मतलब स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट, और कहां तक जाएगा वह, इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व है। जैसे मान लो, मान लिया जाए कि हम पॉजिटिव चार्ज रखे, प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू रख दिए। ठीक है। यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा, कहाँ इंड कर जाएगा ये, नेगेटिव, तो कहाँ इंड कर गया, नेगेटिव गया, कहाँ इंड कर गया, कहाँ गया, कहाँ गया, समझ गया। और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो है ना निकलेगा, क्या करेगा, फील्ड लाइंस निकलेगा, और निगेटिव में क्या करेगा, इंटर करेगा, निगेटिव क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा फील्ड लाइंस जो है, समझ गया। चलिए पहला पिक्चर दिखाइए, देखो प्लस से निकला, माइनस में इंटर कर गया ना, ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ इंटर कर गया। लेकिन यही अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रखा रहता, क्या रखा रहता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, माने प्लस क्यू सिर्फ रखते, तो फील्ड लाइंस क्या करेगा, यहां से ओरिजिनेट होगा, और कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड अप टू इंफिनिटी, रेडियली रेडियली अप टू इंफिनिटी, समझ गया, रेडियली आउटवर्ड अप टू, यहाँ पर हो गया प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ है प्लस क्यू, यहाँ क्या है, माइनस क्यू, यहाँ से फील्ड लाइंस अप टू कहाँ जा रहा है, अप टू इंफिनिटी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अप टू इंफिनिटी, जहां here filled lines radially outward up to infinity। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली माने बाहर के तरफ, अप टू इंफिनिटी। पॉजिटिव चार्ज जब रहेगा तो फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे, रेडियली आउटवर्ड, प्लस है ना, और कहां तक, अप टू इंफिनिटी। प्लस माइनस रहेगा तो प्लस निकलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। कोई तुमसे पूछ दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही तरीका रिप्रेजेंट करने का, तो यहाँ दिखाएं, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में, तो देखो अगर हम निगेटिव चार्ज रख देते, क्या रख देते हैं, हाँ निगेटिव चार्ज रखते हैं, तब क्या करेगा, फील्ड लाइंस जो है रेडियली कहाँ आएगा, इनवर्ड, कहां से, इंफिनिटी से अप टू इंफिनिटी, रेडियली इनवर्ड अप टू इंफिनिटी, समझ गए। यहाँ कौन सा चार्ज रख दिया है, यहाँ निगेटिव चार्ज रख दिया, अगर निगेटिव चार्ज रख देंगे तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेयर फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड, रेडियली
कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से? इंफिनिटी से अप टू इंफिनिटी से। कहां? अंदर की तरफ आएगा फील्ड लाइंस। कहां आएगा? अप टू इंफिनिटी। क्या लिखा है? हियर फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से कहां? एट इंफिनिटी, जहां 4 रखे हैं वहां तक फील्ड लाइंस है। इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। प्लस रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, माइनस रहेगा तो रेडियली इनवर्ड। फील्ड लाइन जो होगा रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। रेडियली क्या होगा? रेडियली अंदर की तरफ आएगा। समझ गया? बाहर से आपको रेडियली रेडियली इनवर्ड आपको अप टू, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर directly proportional to magnitude of point charge। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, जिस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां से फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगा। जैसे हम 2 चार्ज रख देते हैं, एक रखते हैं +4Q, दूसरा क्या रखते हैं? -4। ठीक है। अब यहां पर, यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा, इसमें जाके इंटर करेगा, है ना? यहां तक इंटर जाएगा ना, फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, इसमें इंटर करेगा। फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, इसमें इंटर करेगा। फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, इसमें इंटर करेगा। लेकिन इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा है तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा, ज्यादा निकलेगा एकदम क्राउड बहुत ज्यादा सा, और लेकिन इंटर करेगा कम, इंटर करेगा। समझ गया? यहां से दिखाना है, क्यों? क्योंकि यहां अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, यहां इसके +4, यहां अमाउंट ऑफ चार्ज कम। तो जहां चार्ज का अमाउंट ज्यादा वहां से फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगा। समझ गया है? और यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फील्ड लाइंस कम इंटर करेगा। समझ गया? हाँ, जितना अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता तो जितना फील्ड लाइंस यहां से निकलता उतना इसमें इंटर करता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेगा, कम फील्ड लाइंस यहां इंटर करेगा। समझ गया? अच्छा, अगर मान लो दोनों प्लस प्लस रहता, अगर मान लो प्लस, यहाँ +4Q क्या होगा? प्लस Q, ठीक है। अगर रहता प्लस प्लस, तो प्लस प्लस रहेगा तो 2 चार्ज बीच में रिपल्सन होगा। नल पॉइंट कहाँ आएगा? बीचों। अगर नल पॉइंट बीच आएगा, यहाँ से नल पॉइंट आएगा, यहाँ, इसका मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा, जो फील्ड लाइन ऐसे। अब इसके बीच में लगेगा, फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? और जितना फील्ड लाइन यहां से निकलेगा बाहर की तरफ, उतना ही फील्ड लाइन यहां से निकलेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फील्ड लाइन बाहर की तरफ।
बाहर जितना फील्ड लाइंस लेकिन यहां से कोई फील्ड लाइंस पास, ठीक है, यहां भी प्लस क्यू है, जितना फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा यहां प्लस क्यू है, यहां भी क्या है, प्लस क्यू। फील्ड लाइंस बाहर पॉजिटिव चार्ज है ना, ओरिजिनेट होगा रेडियली आउटवर्ड, किधर ओरिजिनेट होगा, यहां से निकलेगा उतना फील्ड लाइंस यहां से निकलेगा, क्यों, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर away to each other, away to, away माने दूर, each represent weak electric समझ गया, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और electric field lines are close to each other, represent a strong electric field, and electric field lines are away to each other, एक दूसरे से क्या है, दूर है, तो represent weak electric, weak electric field को represent करेगा, फील्ड को represent, समझ गया। तो जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दिया प्लस, ठीक है, अब देखो फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, अब बताइए, हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, दिस इज द P1 पॉइंट, दिस इज द P2 पॉइंट, बताओ फील्ड लाइंस किसके क्लोज ज्यादा है, P1 के क्लोज, टू लाइंस फील्ड लाइंस जो है, ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है P1 के नजदीक जो है कम है, अब ये दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, यहाँ क्या है, फील्ड लाइंस बीच का गैप क्या है, ज्यादा है, दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे है, दूर है, यहाँ क्लोज है, क्लोज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P1 बड़ा होगा किससे, समझ गया। तो नजदीक में अगर दो लाइन फील्ड लाइन से अगर नजदीक है एक दूसरे का, क्लोज है, तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और फील्ड लाइन से एक दूसरे से दूर दूर है तो वहाँ क्या होगा, फील्ड वीक होगा, समझ गया। ऐसे भी चार्ज के नजदीक रहोगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, चार्ज से जैसे दूर जाएंगे फील्ड क्या चला जाएगा, घटते चला जाएगा, क्योंकि फील्ड किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इस चार्ज के नजदीक है, चार्ज के नजदीक रहने से फील्ड लाइंस क्या है, दूसरे के नजदीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया। इस चार्ज से दूर चले गए तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से कहां चला गया, दूर चला गया, फार हो गया, नहीं, दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ गया, या फील्ड वीक हो गया। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस must meet and leave the surface of conductor at right angle
टू द सरफेस। सरफेस कितना एंगल बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। मीट करेगा चाहे लीव करेगा। जैसे मान लो यह कोई कंडक्टर है, कंडक्टर एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? याद रखो, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? समझ गया? तो अगर फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है तो सरफेस से मीट करेगा कितना एंगल पे? 90 डिग्री। कितना एंगल मीट करेगा? 90। और लिफ्ट कितना पर करेगा? 90। लिफ्ट भी करेगा। और यहाँ तो फील्ड है, ये नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे। कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होता नहीं है, यहाँ फील्ड लाइंस हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ लिफ्ट भी क्या कर रहा है? बच गया। फील्ड लाइंस मीट करेगा सरफेस से 90 और लीव करेगा सरफेस से 90। और यहाँ तो फील्ड लाइंस होगा नहीं, नॉट प्रेजेंट इन फील्ड लाइंस। कहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जैसे हम एक स्फीयर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? अब यहां से कोई मान लो कि फील्ड लाइंस है, मीट करेगा 90 से, लीव करेगा 90 से। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। फिर मीट करेगा सरफेस से 90 से, लीव करेगा सरफेस से 90 से। मीट करेगा सरफेस से कितना? 90 से। लीव करेगा कितना? 90 से। समझ गया? सरफेस से मीट करेगा 90 से, लीव करेगा 90 से। ठीक है? कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए हम फील्ड लाइंस नहीं दिखाएंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस से 90 से मीट न है, मान लो यह कोई कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। मान लो कि कोई चार्ज यहां रख दिया, प्लस की रख दिया, यहां से फील्ड लाइंस निकला। मान लो कि इसके सरफेस से 90 से मीट ना करे, सरफेस 90 डिग्री से मीट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। इसके सरफेस से कितना नहीं बना दिया? सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना नहीं बना दिया? ठीक है। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द सरफेस, क्या होगा? ई cos थीटा, एक होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस 90 डिग्री कोण पर ई sin थीटा होगा। मान लो कि ये जो है वह कितना ही हुआ सरफेस से, थीटा क्या बन रहा है? कंडक्टर के सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस कितना ही बन रहा है? थीटा नहीं बन रहा। कंडक्टर का जो सरफेस है, एक कंडक्टर का जो सरफेस है वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नहीं बना रहा, मान लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टर पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या करना शुरू कर देगा? फोर्स लगाना शुरू कर देगा। अब फोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू होगा? खिसकना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू कर देगा तो इस सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा? एक करंट का फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या है? चार्ज क्या रहना चाहिए? रेस्ट में रहना चाहिए। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो हो जाएगा, बहाव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट कर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को तो प्रिवेल नहीं कर पाएगा। तो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रहना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट नहीं करना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट नहीं करना चाहिए। देन फोर्स
act on each free electron equal to, प्रत्येक फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अगर कर गया तो करंट का फ्लो हो जाएगा। समझ गया? फ्लो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग से ही तो इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करना नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बनाना है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट ड्रिफ्ट। इसका मतलब फोर्स एक्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अब फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? जीरो। सरफेस के बाद एट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फोर्स एक्ट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन along the surface, along the surface equal to क्या होना चाहिए? समझ गया? इसका मतलब है इतना जीरो। अब देखो तो E गुना E cos थीटा बराबर क्या हो गया? जीरो। ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? cos थीटा बराबर जीरो। थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब फील्ड लाइंस जो होना चाहिए सरफेस से कितना से मीट करना चाहिए? 90 से मीट करना चाहिए। समझ गया? 90 जब मीट करेगा तो सरफेस की अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग नहीं होगा। समझ गया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रहेगा। फिर थीटा क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? थीटा जीरो। तो थीटा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ electric intensity is directly proportional to number of field lines passing through per unit passing through per unit transverse surface area from electric field region, किस रीजन? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से ट्रांसवर्स सरफेस एरिया फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, समझ गया? उस रीजन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट ट्रांसवर्स सरफेस एरिया, ट्रांसवर्स सरफेस एरिया लेना। ट्रांसवर्स सरफेस एरिया मतलब नॉर्मल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जैसे एस हो गया, तो फील्ड लाइंस के नॉर्मल, तो नॉर्मल ही ना होगा, इससे ये हो गया ट्रांसवर्स एरिया। इससे जितना फील्ड लाइंस पास करेगा पर यूनिट एरिया, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट ट्रांसवर्स सरफेस एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन at that point. Electric region at that point. देखो, जैसे मान लो
ये हो गया। अब हम यहाँ पर दो एरिया लेते हैं, एक यह एरिया, दूसरा यह एरिया, है ना। इन दोनों एरिया में क्या डिफरेंस है? फील्ड लाइंस कहाँ आ रहा है? इससे भी पास कर, इससे भी पास कर रहा है, लेकिन जितना फील्ड लाइंस इससे इस एरिया से पास कर, S1 से पास होना है, फील्ड लाइंस किससे पास कर रहा है? S2 से पास कर रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो सेम है। अगर नंबर ऑफ फील्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? 5। अगर n बराबर 5 यहाँ है तो n बराबर 5 यहाँ भी है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, दैट पॉइंट इज P1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, तो EP1 बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n अपॉन इसका एरिया S1, इसका एरिया क्या हो गया? पर क्या लिखा है? फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट ट्रांसवर्स सरफेस एरिया। इसका ट्रांसवर्स सरफेस एरिया कितना? S1 है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, P2 ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EP2, इलेक्ट्रिक फील्ड EP2 क्या होगा? फील्ड लाइन दोनों जगह जितना यहां से पास है, यहां से पास कर रहा है, हो गया। अब बताओ हेयर S1 क्या है तुम्हारा? छोटा है। S2 एरिया क्या? ट्रांसवर्स एरिया, ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो वैल्यू घट जाएगा ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? EP2 छोटा हो गया EP1। अभी ना बता रहे थे कि फील्ड लाइंस जहां नजदीक होगा, क्लोज होगा, वहां फील्ड स्ट्रांग होगा। देखो जहां फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ फील्ड वीक हो गया। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन दोनों जगह सेम पास कर रहा है, लेकिन यहाँ जो ज्यादा एरिया से उतना ही फील्ड लाइन पास कर रहा है, कम एरिया से पास कर रहा है, तो कम एरिया से पास करने का मतलब फील्ड लाइन क्लोज होगा। यहाँ ज्यादा एरिया से उतना ही फील्ड लाइन पास कर रहा है, ज्यादा एरिया से उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो ज्यादा एरिया हो जाएगा तो फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ जाएगा, एक दूसरे से फील्ड लाइन दूर चला जाएगा। मैं रहा है यहाँ पर फील्ड कैसा हो गया था? यहाँ से यहाँ गया, फील्ड चेंज कर गया, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या कर गया? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे दिखाएं? कर्व से। अब यूनिफॉर्म फील्ड देखो, अब मान लो फील्ड लाइंस, हर फील्ड लाइंस के बीच का गैप फिक्स्ड है ना। अब हम यहाँ पर एरिया ड्रॉ करें, एक एरिया यहाँ ले लो, एक एरिया यहाँ ले लो। अब बताओ तो दोनों एरिया क्या है? दोनों एरिया सेम है। यह भी एरिया S1 S2 ले ले, S1 बराबर, और दोनों से फील्ड लाइंस क्या पास कर रहा है? सेम अमाउंट में पास कर रहा है। दोनों से फील्ड लाइंस क्या कर रहा है? सेम अमाउंट में पास कर रहा है। जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा है, उतना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर अगर कैलकुलेट करें P1 पॉइंट, दिस पॉइंट इज P2 पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EP2, तो EP1 बराबर क्या लिखेंगे? बताओ n बराबर यहाँ क्या है? n बराबर 4 कार्बन है, अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, और EP2 भी क्या लिखेगा? n अपॉन S। अब बताओ तो दोनों जगह फील्ड क्या हो गया? डायरेक्टली EP1 बराबर यूनिफॉर्म फील्ड बात नहीं हुआ।
जितना एरिया यहाँ उतना एरिया यहाँ, जितना फील्ड लाइन इससे पास, उतना फील्ड लाइन से पास कर रहा है। तो फील्ड लाइन से अगर सेम पास कर रहा है तो फील्ड क्या हो गया, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना तो दो फील्ड लाइंस, हर फील्ड लाइंस के बीच का गैप फिक्स्ड होना चाहिए और लाइन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो गया, डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया। तो फील्ड लाइंस जो तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म फील्ड को। S1 बराबर S2 बराबर क्या है,